हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर पॉलिटी और साइंस के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, 68वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर या कुल अधिपति पर गोली चलाई थी? बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर गोली चलाई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीना दास। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा। और पूना सार्वजनिक सभा का गठन एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा की गई थी 1867 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 ईस्वी में गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू ने की थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3142। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? तो आइए देखते हैं। गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 18 अक्टूबर 1920 को की गई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के पूर्व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है? आइए देखते हैं। पटना में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में मजहरुल हक के नेतृत्व में हुई, तो ये सही है। बिहार का चंपारण क्षेत्र इस लीग के प्रभावहीन क्षेत्र में था, तो ये भी सही है। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 3 बार बिहार की यात्रा की, तो ये गलत है। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 अप्रैल 1918 को पटना 2 बार गई थी। ठीक है, तो ये 3 बार नहीं 2 बार होगा। ठीक है। और जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट 3 बार बिहार की यात्रा की थी, तो 3 बार नहीं, इन्होंने 2 बार बिहार की यात्रा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचरा का संबंध निम्न में से किससे था? अर्थशास्त्र में मौर्य काल में
दो प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे और संचरा जो घुमक्कड़ थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से। संस्था और संचरा का संबंध मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष और इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आना सिक्के को प्रचलित किया था? तो आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों पर राम सिया उत्कीर्ण रहता था। इसके अलावा अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित इलाही सिक्का था। और अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का संशब भी जारी किया था। और अकबर ने दो ज्यामितीय प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, जिसमें वृत्ताकार सिक्का का नाम इलाही था और चौकोर या आयताकार सिक्का जलाली के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? तो लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी, जिसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए 39 अंगुल का एक पैमाना विकसित किया, जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नामक एक नए नगर की भी स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था और अप्रैल 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना पराजित हो जाती है और युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना होती है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का काल 1351 से 1388 का था और इसने अपने काल में 24 प्रकार के करों को समाप्त कर 4 प्रकार के महत्वपूर्ण कर जारी रखे। और वो 4 कर थे, खराज, जजिया, जकात और खुम्स। इसके अलावा इसने दारुल शफा, दीवाने खैरात, लोक निर्माण विभाग, दफ्तरे रोजगार और दीवाने बंदगान की भी स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और बीख नामक 2 सिक्के चलाए थे, अद्धा और बीख। और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था और इसके काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भूराजस्व की जानकारी लिखी होती थी और किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था। और शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। शेर शाह के भूराजस्व व्यवस्था को जब्ती प्रथा कहा जाता था, जो कि अकबर के काल में भी प्रचलित था। और अकबर ने जब्ती प्रथा को वैज्ञानिक आधार दिया और अकबर ने आयनाए दहशाला की अवधारणा को 1580 में शुरू किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थल और दूसरे तरफ है नदी। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, तो ये सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। कालीबंगा घग्घर, तो ये भी सही है। रोपड़ चेनाब, तो ये गलत है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे थी। ठीक है। और दायमाबाद परवरा, तो ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़ सतलज नदी के किनारे थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो सुबह आज़ादी नामक कविता उर्दू के प्रमुख कवि फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो आइए देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा कांड।
अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। और 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य की निर्माण करने की बात कही थी। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्मपंथियों द्वारा तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। 1904 में कांग्रेस की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन के द्वारा की गई थी। 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया था। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, और इन्होंने इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की थी और स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? तो नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के महान सेना नायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1857 के महान सेना नायक वीर कुंवर सिंह, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अथर्ववेद की रचना अथर्व एवं अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई थी और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के विषयों में वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का संकलन है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों रूप में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। और सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, और इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी से हुई है। और सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्य लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। और सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वज्रयान शाखा का उदय 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था और इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से भी जोड़ा गया। और वज्रयान के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रयान अस्तित्व में आया और वज्रयान शाखा महायान शाखा का उपशाखा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ की सदस्य लेने वाले को पहले शर्मन का दर्जा दिया जाता है और 10 वर्ष के बाद उसे भिक्षु का दर्जा मिलता है। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता है और प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता है। और प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को उपोषथ नामक सभा होती है, जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता है और पातिमोक्ष विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है। अगला प्रश्न है, मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी? मौर्यों की राजकीय मुद्रा
पर्ण थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पर्ण चांदी का बना होता था। इसके अलावा स्वर्ण, निष्क और मास्क ये तीनों भी मौर्यकालीन मुद्रा थी। स्वर्ण और निष्क सोने का बना होता था और मास्क तांबे का सिक्का होता था। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था और इसने 75 ईसा पूर्व में इस वंश की नींव रखी थी, शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके। और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था और इसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी थी। और सिमुक आंध्र सातवाहन का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुप्त संवत गुप्त काल तक ही प्रचलित था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा था। और समुद्रगुप्त की मुद्रा पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 2 तराइन का युद्ध होता है। पहला तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में होता है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और दूसरा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हो जाता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे? प्राचीन काल में 6 दर्शन थे जिसमें पहला सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक कपिल थे, योग दर्शन जिसके प्रवर्तक पतंजलि थे, न्याय दर्शन जिसके प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक महर्षि कनाद थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद थे। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे और वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बद्रायन थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे और इन्होंने कनाद सूत्र की रचना की जिसमें इन्होंने भौतिक तत्वों का वर्णन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? संग्युन 518 ईस्वी में भारत आया था। इत्सिंग 675 ईस्वी में भारत आया था। हुएनसांग 630 ईस्वी में, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और फाहियान 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। तो सबसे बाद में आने वाला चीनी यात्री इत्सिंग था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा में अपनी राजनीतिक विचारों एवं प्रशासकीय नीतियों का विवेचन किया है। तो ये सही है। दूसरा कथन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। तो ये कथन गलत है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे और उन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था से है। तो अष्टप्रधान नहीं, यहाँ पर अष्ट दिग्गज होगा। अगला है, कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये भी सही है। इसके शासन काल के दौरान डोमिंगो पायस एवं बारबोसा पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टप्रधान नहीं, अष्ट दिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता था और कृष्णदेव राय का काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता था। और शिवाजी के काल में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक समूह था जो शासन से जुड़े अलग अलग कार्यों को देखते थे।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, तो ये सही है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, तो ये कथन भी सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो ये भी सही है। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था, तो ये कथन गलत है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और वो अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी असत्य है। और ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह का भी प्रचलन था। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने महाजनपद में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हराकर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की और इसी ने अवंती तथा वत्स पर भी अधिकार किया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध साम्राज्य में अवंती और वत्स को मिलाने वाला शासक ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिशुनाग। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया और वत्सराज और धर्मपाल को हरा दिया, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया। तो इस प्रकार राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति बनी तथा दक्षिण भारत की ओर से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया था और मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां को भी बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था और इसने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। और अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में दाऊद खां करारनी को हराकर 1576 ईस्वी में मिलाया था और तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का भारत पर आक्रमण बढ़ गया था, जिसके कारण मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सीरी को अपनी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? जैनुल आबिदीन, जिसका कार्यकाल 1420 से 70 तक था और इसने जजिया कर हटा दिया था और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जैनुल आबिदीन को उदार जन कल्याण और सहिष्णुतावादी नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है और इसने कश्मीर में मूल नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की थी, जिस कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में आपरहत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? तो आपरहत भूमि वैसी भूमि को कहा जाता था जो बिना जोती गई जंगली भूमि होती थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिना जोती गई जंगली भूमि। और पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहा जाता था और खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था और वास योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। आपरहत भूमि बिना जोती गई जंगली भूमि को कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को गोचर कहा जाता था। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहा जाता था और खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था और रहने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में किस प्रांत की राजधानी थी? तो अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ और प्राची या मध्य प्रदेश। तो अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी, प्राची या मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पाटलिपुत्र। और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले मनुस्मृति की रचना की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मनुस्मृति प्राचीनतम हिंदू धर्म शास्त्र एवं कानून का ग्रंथ है और इस ग्रंथ का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह और चक्र का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा। इसके अलावा हड़प्पा से कब्रिस्तान R37, शवधान पेटिका, शंख से बना बैल, पीतल का इक्का गाड़ी, गेहूं और जौ के दाने भी प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से जल निकासी प्रबंधन, जल कुंड और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? समुद्रगुप्त ने राज्यों के विजय के लिए 5 नीतियों को अपनाया था। पहला है राज्य प्रस्बोधन की नीति। इसमें समुद्रगुप्त ने मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला दिया था। दूसरा है सर्वकरदाना व्याकरण की नीति और यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। परिचारिकीकृत की नीति और यह नीति आटविक या जनजातीय राज्यों को सेवक बनाने की नीति थी। और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए गए थे। तो ये दक्षिण भारत के लिए समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कन्योपायन की नीति विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राजवंश और दूसरे तरफ है उसकी राजधानी। तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, ये सही है। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट थी, ये भी सही है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ये भी सही है। और कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चारों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। पहला है विनय पिटक, बौद्ध मत की दार्शनिक व्यवस्था। तो ये गलत है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण एवं अनुशासन संबंधी नियमों का वर्णन है। सुत्त पिटक, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, ये सही है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण एवं अनुशासन संबंधी नियम। तो ये गलत है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा पहली बौद्ध संगति में हुई थी। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा पहली बौद्ध संगति में हुई थी। और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस के द्वारा तीसरी बौद्ध संगति में हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।